नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले के किसान और किसान संगठनों की जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों ने बिजली, सिंचाई और नहरों की मरम्मत सहित अन्य समस्याओं पर खुलकर की चर्चा। कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए समस्याओं के निराकरण के दिशा निर्देश। और कांग्रेस के बिजली उपभोक्ता अधिकार आंदोलन के तहत निकाला गया जन जागरूकता रथ। स्मार्ट बिजली मीटर की खामियां बताई जाएंगी जनता को। जिले के किसानों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, नहरों की मरम्मत, प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि जैसे मुद्दों पर किसानों की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। बैठक में कलेक्टर ने किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। जिले के किसानों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में किसान संगठनों और किसानों ने धान की फसल के लिए आवश्यक पानी की पूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे बिजली सप्लाई, नहरों की मरम्मत, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, मूंग खरीदी के भुगतान के मुद्दों को कलेक्टर के समक्ष रखा और किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। इन समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। विशेष तौर पर अभी देखा जाए तो धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता बहुत जरूरी है। उसी संबंध में किसानों ने नहरों की समस्याओं को भी रखा है। बिजली जो 7 घंटे कर दी गई थी सिंचाई के लिए, उसको 10 घंटे करने की मांग भी की कि कलेक्टर महोदय ने बताया भी कि यथावत बिजली पुनः की तरह 10 घंटे कर दी गई है। इसके साथ साथ मंडी की समस्याओं के लिए भी विस्तार में चर्चा की गई। मूंग का भुगतान जो रुका हुआ है वह कलेक्टर साहब ने बताया कि मात्र 8% किसानों का मूंग का भुगतान रुका हुआ है। और इसी तरह और भी जो समस्याएं हैं बिजली से संबंधी हैं या अन्य प्रधानमंत्री सम्मान निधि संबंधी जो विषय भी थे वो भी कलेक्टर महोदय ने आगाह किया है कि उनका भी यथावत जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। कि जिन किसानों के फौती नामांतरण हो चुका है उसमें अपडेशन में 2-3 महीने का टाइम लग जाता है, तो उस पर निरंतर प्रक्रिया भी जारी है। और जैसे ही उसमें अपडेशन होता है वैसे ही फौती नामांतरण जिस व्यक्ति का नाम उसमें चढ़ा हुआ उसके खाते में प्रधानमंत्री और किसान कल्याण निधि दोनों का पैसा आने लगे। पिछले 2 साल से लगातार नहरों के बारे में जो किसान भाई लोग शिकायत कर रहे हैं, तो आज कलेक्टर साहब ने सख्त आदेश दिए हैं कि किसान नहर अधिकारियों के साथ जाएं और जो मौके पर नहर क्षतिग्रस्त हैं उनका सुधार कार्य हो और उनका प्राथमिकता के आधार पर बजट बना के भेजा जाए। ये काफ़ी अच्छा सराहनीय कदम रहा, क्योंकि नहर डिपार्टमेंट हमेशा बहाना बना देता है कि नहरें सही हैं। दूसरा, जो बिजली विभाग के काफ़ी शिकायतें रहीं, तो बिजली जो कुछ जी आए तो उन्होंने सभी समस्याएं नोट की हैं। जैसे कि यूरिया और डीएपी के लिए एक्स्ट्रा काउंटर खोलने की बात की गई है, टोकन सिस्टम खोलने की बात की गई है और मंडी में साफ़ सफाई की बात की है। और मंडी में काफ़ी शिकायतें आ रही थी, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं वहाँ जाकर औचक निरीक्षण करूँगा। तो अब देखते हैं कि आज जो आश्वासन मिले हैं वो अगली मीटिंग तक पूरे होते हैं कि नहीं है। बैठक में मंडी की समस्याओं और आगामी मटर सीजन को देखते हुए किसानों को होने वाली दिक्कतों पर भी किसान संगठनों ने कलेक्टर से चर्चा की। ऑल प्रोविंस पब्लिक संगठन के संस्थापक और चेयरमैन अधिवक्ता यश सोनी ने हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम 2012 की तीर्थ स्थान की सूची में शामिल करने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री से की है। उन्होंने संगठन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भेजा है। संगठन के चेयरमैन अधिवक्ता यश सोनी ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका शुभारंभ जनवरी 2024 में हो जाएगा। ऐसे में इस तीर्थ स्थल को भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने की मांग की गई है। इस मांग को लेकर उन्होंने संगठन के माध्यम से 12 अक्टूबर 2021 को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भेजा था। वर्ष 2021 में एक पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा था। उसमें ये निवेदन किया था कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012 ऑलरेडी पहले से ही लागू है। हमने ये पत्र के माध्यम से अयोध्या राम मंदिर जो निर्माणाधीन है ऑलरेडी और चल रहा है, जो इसका निर्माण 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, उसका नाम भी हमने इस लिस्ट में, इस सूची में ऐड करने का निवेदन किया है। क्योंकि अगर ये लिस्ट में ऐड हो जाता है तो भारत में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो कि इस लिस्ट में या फिर अयोध्या जाने के लिए किसी भी प्रकार की सब्सिडी या शासकीय सहायता हेल्प करेगा। अयोध्या का इनॉग्रेशन होने वाला है, भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है प्रभु श्री राम जन्मभूमि का।
तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012 की सूची में अयोध्या राम मंदिर का भी सम्मेलन करें। जिले के प्रांतीय शिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के तत्वावधान में साक्षरता और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए चलाए जा रहे उल्लास नव भारत साक्षरता मिशन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को साक्षर करने में सहयोग प्रदान करने वाले स्वयं सेवकों यानी अक्षर साथियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए गए। शिक्षा के प्रचार प्रसार और लोगों को साक्षरता के प्रति प्रेरित करने के लिए 8 सितंबर को पूरे विश्व में साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रांतीय शिक्षण संस्थान के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण मध्य प्रदेश के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले स्वयं सेवकों यानी अक्षर साथियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार बतौर अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अक्षर साथियों को संबोधित किया और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को साक्षर करने के इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। आज भी इस देश के अंदर 140 करोड़ में से लगभग 25 करोड़ लोग साक्षर नहीं अर्थात निरक्षर। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रशासन, हमारी पूरी एजुकेशनल सिस्टम इस काम के पीछे लगी हुई है। मैं मानता हूँ कि साक्षरता ये देश की प्रगति का सबसे प्रमुख लक्षण और इसलिए 100% साक्षरता ही देश में होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज़, किसी प्रकार के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है और इसलिए हमारे जो बहन जो भाई इस साक्षरता के मिशन में लगे हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पूरे देश में संचालित है और ये इस देश से असाक्षरता के कलंक को मिटाने के लिए है। आज भी इस देश में लगभग 25 करोड़ की आबादी ऐसी है जो असाक्षर रह गई है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत उन लोगों का चिन्हांकन वॉलंटियरली रूप से स्वयं सेवकों के द्वारा किया जा रहा है। घर घर उनको पढ़ाई करवाई जा रही है। स्कूलों में सामाजिक चेतना केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और सभी साक्षर लोगों को मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का एक आह्वान है हर जगह से कि हम जहाँ कहीं भी अगल बगल अपने आस पड़ोस में असाक्षर लोगों को देखें, उनको ज़रूर साक्षर करें, उनको पढ़ना लिखना सिखाएं ताकि उनके जीवन में भी उजियाला आ सके। इस दौरान वक्ताओं ने भारत में भी साक्षरता का स्तर बढ़ाने के इस अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया। बिजली के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा सरकार पर असफल होने का आरोप लगाते हुए बिजली उपभोक्ता अधिकार आंदोलन शुरू किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक जन जागरूकता रथ मालवीय चौक से रवाना किया है जो घर घर जाकर स्मार्ट मीटरों की खामियां उजागर करेगा। कांग्रेस जनों का कहना है कि स्मार्ट मीटर की आड़ में करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया है। कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए बिजली उपभोक्ता अधिकार आंदोलन के तहत एक जन जागरण रथ को हरी झंडी दिखाकर मालवीय चौक से रवाना किया गया। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता रथ को रवाना किया। प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्मार्ट बिजली मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं को लूटने की तैयारी है। ये मीटर कनेक्शन बंद रहने पर भी बिजली की खपत दिखाते हैं, लिहाजा उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार बिजली के मुद्दे पर नाकाम साबित हो रही है। पूरे प्रदेश की जनता परेशान है। बिजली एक बहुत ही बड़ा इशू है। मुझे याद है हमारी सरकार 2003 में इसलिए गई थी क्योंकि पर्याप्त बिजली हम नहीं दे पा रहे थे, जबकि हमारे पास उस दिन कारण था। छत्तीसगढ़ बन चुका था और 2/3 बिजली के जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा था। आज क्यों बिजली का संकट है? लोग कहते हैं 7 घंटे देंगे, 10 घंटे देंगे बिजली, वो मुश्किल से 3 घंटे रात को, 3 घंटे सुबह। तो जो बिजली की हालत बना दी आपने, खेती किसानी की हालत बना दी, उससे ना तो पंप चलेगा, नहीं तो बेचारे किसानों की दुर्दशा आपने कर दी है।
ये स्मार्ट मीटर जो एक ऑलवेज एक पैसे बनाने का जरिया होता है। जो मीटरिंग का जो ये पूरा सिस्टम होता है, इसमें सरकारें अच्छा पैसा बनाती हैं, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज की परिस्थिति में जब चुनाव होने वाले हैं और उस वक्त अगर ये स्मार्ट मीटरिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है, और जिसको आपने पूरी तरह राजनीतिकरण कर दिया है उसको एक्सपोज किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर बिजली उपभोक्ताओं को मदद प्राप्त हो सके। इधर कांग्रेस जनों का कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता सरकार से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकालने मजबूर है। इसी प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार भी इंडिया नाम के अलायंस से घबरा रही है और तरह तरह के प्रोपेगेंडा कर रही है। भाजपा द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने कहा कि जनता परेशान और नाराज है, ऐसे में भाजपा को आशीर्वाद मिलना मुश्किल है। उनकी ये परेशानी है कि जनता उनके अगेंस्ट है। अब वो जनता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अब कौन उनको आशीर्वाद देगा? क्या बिजली को उपभोक्ता उनको आशीर्वाद देगा? जिस गाँव में बिजली नहीं है वो क्या आशीर्वाद उनको देंगे? जहाँ सूखा पड़ा वो उनको क्या आशीर्वाद देंगे? वो युवा जिसको नौकरी नहीं दी आज तक इन्होंने 20 साल में, वो आशीर्वाद देगा? वो महिला जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है वो आशीर्वाद देंगे? कुपोषण हो रहा है वो बच्चे, उनको आशीर्वाद कौन आशीर्वाद देगा? इनको तो ईश्वर भी आशीर्वाद नहीं दे सकता, तो हम कहाँ हैं? इसी प्रकार केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए विवेक कृष्ण तन्खा ने कहा कि इंडिया नाम के अलायंस से घबराकर सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। बीजेपी इंडिया अलायंस के नाम से घबरा गई, क्योंकि जब पूरा इंडिया खड़ा हो गया बीजेपी के अगेंस्ट, तो उनको लगा कि अब हमको कुछ नया शगुफा छोड़ना है, और उन्हें भारत नाम लेके सामने आए। आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 पढ़ लो, भारत मीन्स इंडिया, तो भारत तो पहले से इंडिया का समावेश है। तो इंडिया वर्ड से अगर उनको परहेज है तो मुझे दुख है, क्योंकि इंडिया वर्ड इस सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है और भारत उसमें सम्मिलित है। कांग्रेस जनों ने दावा किया है कि प्रदेश में भाजपा की विदाई तय है। बहरहाल अपने अपने दावों और वादों के साथ चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। देखना बाकी है कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिद्ध बाबा वार्ड की गंदी उन्मूलन बस्ती में निवास करने वाले 100 से ज्यादा परिवारों को अब तक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए प्रदान की जाने वाली राशि की दूसरी और तीसरी किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में 1 सैकड़ा से ज्यादा गरीब परिवार परेशान है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सिद्ध बाबा वार्ड के अंतर्गत वल्दीकोरी की दफाई में गंदी उन्मूलन बस्ती में निवास करने वाले 1 सैकड़ा से ज्यादा गरीब परिवार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए प्रदान की जाने वाली राशि की दूसरी और तीसरी किश्त को तरस रहे हैं। बस्ती के 110 परिवारों को आवास बनाने के लिए योजना के तहत प्रथम किश्त के तौर पर 1 लाख रुपए का भुगतान 3 साल पहले हुआ था, लेकिन योजना की दूसरी और तीसरी किश्त की राशि अब तक इन्हें प्रदान नहीं की गई। ऐसे में यह परिवार मुसीबत में है। बस्ती वासियों और हितग्राहियों का कहना है कि किश्त की राशि के लिए उन्हें यहाँ वहाँ भटकाया जा रहा है। विगत 3 वर्ष पहले शहरी आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से यहाँ के गरीब तत्व के मजदूर वर्ग के लोगों को रहवास के लिए 1 लाख रुपए की पहली किस्त आई। 110 लोगों को पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए प्रदान किया गया। अति उत्साहित लोगों ने अपने कच्चे मकानों को तोड़कर उन्हें नव निर्माण करने के लिए लेंटर हाइट कर लिया। आज दूसरी और तीसरी किस्त के लिए ये गरीब परिवार जो है तो परेशान हो रहे हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि शासन के द्वारा ये योजना बंद है, जिससे वो उनका मनोबल गिर जाता है और वो लौट के आ जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ केंद्र के मुखिया से कि इस योजना को पुनः चालू किया जाए ताकि गरीबों को लाभ मिल सके, और जो बारिश के चलते, आपदा के चलते जो मकान धराशायी हुए, क्षतिग्रस्त हुए, उनको भी जल्द से जल्द आवास योजना से जोड़ा जाए। बस्ती के इन परिवारों ने पहली किश्त मिलते ही आवास निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने तो आवास में लेंटर डाल लिया, लेकिन अब किश्त न मिलने से गरीबों के आवास निर्माण का सपना अधर में लटका हुआ है। गढ़ा गौतम जी की मड़िया से लेकर गुलौआ चौक तक की अधूरी बनी सड़क पिछले 2 वर्षों से क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे।
गढ़ा गौतम जी की मड़िया से गुलौआ चौक एवं गढ़ा बजरिया तक की अधूरी सड़क क्षेत्रवासियों को खून के आंसू रुला रही है। आसपास के व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया है और लोगों का आवागमन तक मुश्किल हो रहा है। अधूरी सड़क और नाली निर्माण के बेढंगे तरीके के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और नगर निगम के इंजीनियर आंखें मूंदे बैठे हैं। ठेकेदार पर की जा रही मेहरबानी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो गुलौआ चौक से गौतम मड़िया की जो रोड है, ये चाहे तो नगर निगम वाले ये 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाए। हम लोगों का पूरा व्यापार जो है पूरा ठप्प पड़ा है, पूरा त्यौहार खराब हो गया। आधा नाली बना है, आधे में छोड़ दिया है जो पूरा जो है काम जो है। पूरी शाम को तो ऐसा पूरा जाम लग जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। यहाँ पे पूरा जो है जितने जल्दी रोड बन जाएगा उतना अच्छा। नवरात्रि भी आ रही, जुलूस दशहरा वगैरह निकालने में दिक्कत जाएगी बहुत ज़्यादा। जानकारों का कहना है कि प्रत्येक निर्माण कार्य में समय सीमा तय रहती है, लेकिन नगर निगम के कार्यों में नियमों का पालन नहीं कराया जाता ताकि ठेकेदार से लंबा कमीशन वसूला जा सके। रिछाई में स्थित एक राइस मिल के कर्मचारी की गुमशुदगी और फिर नहर में उसका शव मिलने के मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग मृतक के परिवार ने पुलिस अधीक्षक से की है। अनागर थाना क्षेत्र में बीते माह नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। शिनाख्त न होने के चलते पनागर पुलिस ने शव को जमीन में दफना दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद मृतक की शिनाख्त पटेल नगर सुहागी निवासी मुन्ना यादव के रूप में की गई थी, जिसके बाद शव को जमीन से निकालकर परिजनों को सौंप दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर मृतक मुन्ना यादव के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मुन्ना यादव की हत्या और शव को नहर में फेंकने की आशंका जाहिर करते हुए प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुन्ना यादव रिछाई में स्थित शाहजी फूड राइस मिल में कार्य करते थे। परिजनों को शंका है कि मिल में ही मुन्ना यादव की हत्या की साजिश रची गई, लिहाजा परिजनों ने मिल में लगी सीसीटीवी कैमरों की जाँच करने की मांग अधिकारियों से की है। हमें FIR दर्ज कराया आधारताल थाने में, हमको कोई जानकारी नहीं मिली। किस बात की FIR कराई आपने? गुमशुदगी की। किसकी गुमशुदगी की? मुन्ना यादव। पति कहाँ काम करता था? राइस मिल फूड कंपनी। क्या हुआ फिर? वहाँ से भी कोई पता नहीं चला। तो फिर आपने कैसे, क्या पता चला आपको? फिर पनागर से पता चला। नहीं बोल पा। इनका परिवार आज एसपी महोदय के यहाँ आया हुआ है न्याय मांगने के लिए कि गुमशुदगी हुई और गुमशुदगी के बाद और लाश मिली और मुन्ना यादव फूड सा कंपनी में सर्विस करते रहे। वहाँ पे जाकर के लोगों ने कैमरे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने साफ तौर पे मना किया कैमरा। उनके यहाँ इनसे जो है झपट भी की गई, इनकी बहन इनके भाई लोगों से, और मारपीट करी गई और बोले कि इसकी जांच करें। हम चाह रहे हैं निष्पक्ष इसकी जांच हो और आज वो उनके साथ जो है हत्या जैसी घटना सामने आ रही है, पूरी बॉडी में गंभीर चोटें आई हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को जांच करने का आश्वासन दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला विवेचना में है और जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उसी अनुसार वैधानिक कार्रवाई होगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने स्थित मेट्रो बस स्टॉप पर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक भिक्षा मांग कर गुजर बसर करता था। इस घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने वाली संस्था के सदस्यों को दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित मेट्रो बस स्टॉप पर अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने वाली समाज सेवी संस्था गरीब नवाज कमेटी के सदस्यों को दी, जिसके बाद पुलिस और कमेटी के सदस्य घटना स्थल पर पहुंचे। बताया जाता है कि मृतक भिक्षा मांग कर गुजर बसर करता था। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले में मर्ग कायम किया है। लोगों द्वारा ये जानकारी लगी कि स्टाफ में कोई व्यक्ति खत्म हो गया है। पास आके देखा तो करीब 40 वर्ष एक लड़का है जो मरा पड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी राहगीरों द्वारा दी गई है। औंसी थाने में इसकी सूचना भी पहुँचा दी है मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा और PM के बाद इसका अंतिम संस्कार। लगभग कितनी उम्र दिख रही होगी इसकी? 40 वर्ष उम्र दिख रही है। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।